नमस्कार दोस्तों, मैं पंकज कुमार और स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल चैन मंत्रा में। मैं आशा करता हूं कि आप सब लोग अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत ही अच्छी जा रही होगी। और अगर अच्छी नहीं जा रही है तो हम आपके लिए है ना, हम आपका पूरा साथ देंगे, आपके पूरे एकदम पाथ फाइंडर बनेंगे। मतलब आपके पूरे पाथ में जहां जहां आपको दिक्कत आएगी हम आपको गाइड करेंगे, हम आपको बताएंगे। और आप हमें कैसे हेल्प कर सकते हो? आप हमें हेल्प कर सकते हो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके, अपने फ्रेंड एंड फैमिली के साथ शेयर करके। और अगर आपको कोई इशू आ रहा है, अगर आपको कोई टॉपिक समझ नहीं आ रहा है या फिर कुछ क्वेश्चन समझ नहीं आ रहे हैं, तो आप हमें नीचे डिस्क्रिप्शन में उनको जो लिंक दिया है टेलीग्राम का, ज्वाइन करो हमारे चैनल का टेलीग्राम चैनल, और उसमें जाके हमें पोस्ट कर सकते हो। हम उनकी क्वारी, जो भी आपकी क्वेरी होगी उसको जल्दी से जल्दी सॉल्व करेंगे। या फिर एक और तरीका है, आप हमारी जो ऐप है प्ले स्टोर पर, आप उसको भी डाउनलोड कर सकते हो चैन मंत्रा के नाम से। और अगर आपको और भी अच्छे तरीके से हमारे साथ जुड़ना है तो हम सभी, आपका ट्विटर जिसको आप आजकल एक्स के नाम से जानते हैं, इंस्टाग्राम, आप हर जगह हमको फॉलो कर सकते हो, सेम नाम हमारा चैन मंत्रा। और देखिए, आपका जो भी सपना है वो पूरा होके रहेगा, बशर्ते आप अपनी मेहनत में कमी ना रख रहे हो। जैसे कि हम अपने कंटेंट में कमी नहीं रख रहे, आपको A1 क्लास का कंटेंट मिल रहा है। आज भी मैं आपके लिए लेके आया हूँ प्रीवियस ईयर जो SSC में क्वेश्चंस पूछे गए हैं, उन क्वेश्चंस को लेके आया हूँ। हो सकता था तो मैं आपको एक ही वीडियो में सारे कवर करा देता, लेकिन नहीं, अगर एक कराऊंगा तो आप भी बोर हो जाओगे कहीं ना कहीं कि भाई इतने सारे क्वेश्चंस, घंटों की आप सीरीज चला दी। इसलिए आपके टॉप क्वेश्चंस आप करोगे यहाँ 10 क्वेश्चन, लेकिन 10 के क्या 4 गुने कर दो आप, तो आपके 40 क्वेश्चंस कवर होंगे। आपको सारे जो भी ऑप्शंस हैं उन सबका क्या पोस्टमार्टम होगा। आप एक बार अपना टाइम इन्वेस्ट करिए और भरोसा कीजिए हम पे, पक्का आपको कुछ फ्रूटफुल रिजल्ट मिलेगा, यहाँ से अच्छी चीजें लेके जाओगे। तो चलिए वीडियो में बढ़ते हैं आगे, लेकिन उससे पहले 5 सेकंड लगेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपना दायित्व जो बनता है, जो आपकी गुरु दक्षिणा है, उसको आप पूरा करके जाइए। तो चलिए बढ़ते हैं हमारी वीडियो में आगे, बिना अपना टाइम बर्बाद किए। बर्बाद तो क्या होगा, बिना टाइम को लेट किए, ये कहना ज्यादा अच्छा रहेगा। और देखिए, जो भी आपको कमी लगा करे ना, आप नीचे में कमेंट सेक्शन में करेक्ट किया कीजिए। मतलब कुछ तो लगे कि हाँ भाई, एक्टिव कन्वर्सेशन होना बहुत जरूरी है। तो देखिए, हमारा पहला क्वेश्चन है, 1708 में गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु के बाद खालसा ने किसके नेतृत्व में मुगल सत्ता के खिलाफ विद्रोह किया था? बताइए भाई साहब। जब गुरु गोविंद सिंह जी की मृत्यु हो गई थी, जो खालसा पंथ है उसने रिवोल्ट किया था, तो किसके, मतलब कह सकते हो आप, किसके अंडर किया था? उसको कौन लीड कर रहे थे उस टाइम पे? गुरु नानक देव जी, या फिर आपके गुरु अमरदास सिंह, या बंदा बहादुर सिंह, या गुरु गोविंद सिंह जी? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो देखिए, आई होप कि आपने अटेम्प्ट कर लिया होगा। इसका राइट आंसर होगा गुरु हमारा कौन से, नानक देव जी। मत लगा देना, नानक देव जी अगर लगा दोगे तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी। इसका राइट आंसर होगा बंदा बहादुर सिंह जी। अब देखिए, बंदा बहादुर सिंह जी के बारे में अगर बात करें तो बंदा बहादुर सिंह जी, देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि 15 साल की एज में ना तपस्वी हो गए थे, यानी कि ये तपस्या करने लग गए थे। और जो खालसा आर्मी थी, यानी कि सिख के अंदर खालसा पंथ था, उसके कमांडर बने थे ये। ठीक है, और आगे बात करेंगे आगे। तो पहले देखिए, मैं जो आपके और ऑप्शन है उनके बारे में बात कर लेता हूँ। हमारा पहला है गुरु नानक देव जी। अब देखिए, गुरु नानक देव जी कौन थे? तो देखिए भाई साहब, गुरु नानक देव जी जो सिख रिलीजन है उसके अंदर पहले गुरु थे। कौन थे? फर्स्ट गुरु थे। इनके बारे में याद रखिएगा, फर्स्ट गुरु थे, बिल्कुल मत भूलना इस बात को। फर्स्ट गुरु थे गुरु नानक देव जी, और इन्होंने ही जो सिख रिलीजन है उसको मतलब स्टार्ट किया था, ये कह सकते हो। और गुरु अमरदास जी कौन थे? गुरु अमरदास जी भाई थर्ड गुरु थे, इसको भी याद रखिएगा। ये कौन थे? थर्ड गुरु थे, इनको भी मत भूलना बिल्कुल भी, ये थर्ड गुरु थे। बात करें गुरु गोविंद सिंह जी की, तो भाई गुरु गोविंद सिंह जी कौन से थे? ये हमारे 10th गुरु थे, ये हमारे 10वें गुरु थे सिख रिलीजन के अंदर। अब आप कहोगे सर ये आप कैसे क्या बता रहे हो? तो देखो, जो सिख रिलीजन है उसके अंदर पहले जो उन्होंने इन्वेंट, मतलब जो स्टार्ट किया था, वो गुरु नानक देव जी थे। उनके बाद में 9 और बने, टोटल 10 गुरु रहे। 10 गुरु बनने के बाद में जो कि कौन थे? गुरु गोविंद सिंह जी। जब ये नहीं रहे, इसके बाद में कोई, ये लास्ट ह्यूमन गुरु थे, उसके बाद में गुरु ग्रंथ साहिब जी लाए गए और उनको इटरनल गुरु बना दिया गया। इटरनल मतलब लॉन्ग लाइफ, जब तक मतलब रहेंगे अनंत काल के लिए, अब वही गुरु रहेंगे। कहने को वो एक ग्रंथ हैं, लेकिन वो गुरु हैं उनके एज जो रिस्पेक्ट इनके लिए थी, वही रिस्पेक्ट सेम गुरु गोविंद साहब जी के लिए बोली जाती है, ये याद रखिएगा। अब अगर हम आगे बात करें आपसे, ये बिल्कुल मत भूलना, अच्छे से याद रख लेना। अब देखिए, आगे बात करें, जैसा मैंने आपको अभी बताया गुरु गोविंद सिंह जी के बारे में, तो देखिए 22 दिसंबर 1666 में जन्म हुआ, 7 अक्टूबर 1708 में इनकी मृत्यु हो गई। ये बात अच्छे से याद रखिएगा। मैंने जैसे कहा, लास्ट सिख गुरु थे, कौन से नंबर के? 10, टोटल 10 थे, याद रखिएगा, इस बात को भूलना मत। उसके बाद में जो गुरु ग्रंथ साहिब है वो इटरनल गुरु बन गए, इटरनल गुरु हैं, अब वो हमेशा वही रहेंगे। अब बात करें इनकी, तो देखिए
इनके क्या है, जब 9 साल के थे तब ये इन्होंने लीडर, सिख के लीडर्स बन गए थे, अच्छे से याद रखिएगा। जब तेग बहादुर जी जो इनके फादर थे, इनके फादर गुरु थे, उनको क्या एग्जीक्यूट कर दिया गया था, यानी कि मार दिया गया था औरंगजेब के द्वारा। तब इन्होंने सिख वॉरियर कम्युनिटी, जिसे खालसा पंथ बोला जाता है, 1699 में स्थापना की। देखिए सिख रिलीजन के अंदर जो खालसा पंथ होता है उसको क्या बोलते हैं भाई, एक कोई कम्युनिटी या कोई धर्म है, उसके अंदर सब लोग तो नहीं वॉरियर हो सकते, सब लोग नहीं लड़ते, तो कुछ चुनिंदा लोगों को इकट्ठा करा और उनके अंदर जो खालसा पंथ बनाया, उसमें वो रिवॉल्यूशनर, यानी कि वो लड़ाके, एकदम लड़ाके तैयार करे, उसको 1699 में गुरु गोविंद सिंह जी ने ही किया था, याद रखिएगा। बात करें बंदा बहादुर सिंह जी की, 17 अक्टूबर 1670 में जन्म हुआ और 9 जून 1716 में इनकी मृत्यु हो गई। जैसा मैंने कहा, एक वॉरियर थे और जो खालसा आर्मी गुरु गोविंद सिंह जी ने बनाई थी, बाद में उसके लीडर बने, अच्छे से याद रखिएगा। 16 साल की एज में होम छोड़ दिया और तपस्वी बन गए। एस्थेटिक्स का मतलब होता है भाई तपस्वी, सब कुछ छोड़ छाड़ के तपस्या, सब मोह माया से दूर, कोई मतलब नहीं क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा, ठीक है, मोह माया छोड़ दी पूरी उन्होंने। और बात करें इनकी, तो उन्होंने क्या पंजाब के अंदर सिख मिसल का स्थापना की थी। देखिए पंजाब एज ए प्रोविंस हुआ करता था, सिख मिसल मतलब सिख का पहला एक प्रोविंस, आप कह सकते हो पहला एक जो स्टार्टिंग हुई थी वो इनके द्वारा हुई थी। आगे बात करें बंदा बहादुर सिंह जी की, तो इन्होंने अबॉलिश किया था जमींदारी सिस्टम, जमींदारी सिस्टम अबॉलिश किया था, और जो उनके जमींदार थे, यानी कि जो लैंड ओनर थे, उनको उनके राइट्स दे दिए, ये भी अच्छे से याद रखिएगा। बात करें बंदा बहादुर सिंह जी की, तो उनको कैप्चर कर लिया गया था मुगल आर्मी के द्वारा, बाद में इनको टॉर्चर किया गया, और जैसा मैंने कहा 1716 1715, बहुत मतलब कन्फ्लिक्ट है, एग्जैक्ट डेट नहीं पता है, उसमें इनकी मृत्यु यानी कि एग्जीक्यूट कर दिया गया इनको, अच्छे से याद रखिएगा। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि है, अब देखिए ये तो सारी बात हो गई। अब जिसको इंग्लिश में भाई नहीं समझ आ रहा है तो खुश हो जाइए, आपके लिए सेम इन्फॉर्मेशन सेम एज इट इज आपको हिंदी में मिलेगी। आपकी सहूलियत का पूरा ध्यान रखा गया है, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, टेंशन हमें दो, हम चाहते हैं आप हमें टेंशन दो और फिर हम उस टेंशन को आपके लिए रिजॉल्व करके लेके आए। तो आप हिंदी में भी देख सकते हो इस चीज को। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, हमारा अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया रिलेटेड टू द प्रमोशन ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज। बताइए भाई साहब, जो सहकारी समितिज होती हैं उनको आगे बढ़ाने देने के लिए, बढ़ावा देने के लिए कौन सा संविधान का आर्टिकल है जो बात करता है? तो इसका राइट आंसर हमारा क्या होगा? इसका राइट आंसर हमारा होगा 43B, अच्छे से याद रखिएगा। अब देखिए 43B, पहले औरों की बात कर लेते हैं, फिर मैं आपको कोऑपरेटिव सोसाइटीज का कॉन्सेप्ट समझाऊंगा होता क्या है। 43A क्या होता है? तो देखिए 43A बात करता है कि जो लेबर है, यानी कि जो लेबर है, लेबर का पार्टिसिपेशन मैनेजमेंट में होना चाहिए। इंडस्ट्री होती है ना, इंडस्ट्री के अंदर जो मैनेजमेंट बनता है, भाई कैसे रूल बनेंगे क्या है, तो उसमें भाई साहब थोड़ा बहुत पार्टिसिपेशन लेबर का भी होना चाहिए। ऐसा नहीं कि मैनेजमेंट आया और अपनी मर्जी से कोई भी रूल बनाए और हो गया, ऐसा होना चाहिए। और ये किसका काम है करवाना, ये चीज देखना, ये स्टेट का काम है, ये सरकार का काम है। ये जो मतलब एग्जीक्यूटिव्स हैं, जो वो हैं, जो रिस्पॉन्सिबल पर्सन हैं, जो सरकार में बैठे हैं, जो एडमिनिस्ट्रेशन में बैठे हैं, उनका काम है ये फॉलो कराना, याद रखिएगा। अब बात करें 31st आर्टिकल की, तो भाई साहब देखिए आर्टिकल 31 जो है, यानी कि 31 वाजे है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन से रिमूव्ड हो चुका है, इसको भूलना मत। रिमूव्ड हो चुका है, रिपील हो चुका है, कुछ भी बोल सकते हो। कब हुआ था ये? तो देखिए ये 1978 में, 1978 में 44 यानी कि 44वां संवैधानिक संशोधन हुआ था, संवैधानिक संशोधन हुआ था, उसके थ्रू इसको हटा दिया गया था और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 3 में आता है। ये अच्छे से याद रखिएगा, ये भी मत भूलना। अब जैसा मैंने आपसे अभी बताया कि पार्ट 3 में आता है, कलर चेंज करते हैं पेन का थोड़ा सा, पार्ट 3 में आता है। तो कॉन्स्टिट्यूशन में भाई टोटल कितने पार्ट हैं? तो जैसा मैंने बताया हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में टोटल 25 पार्ट हैं। बात करें शेड्यूल्स की, तो शेड्यूल भी याद रखिएगा, टोटल 12 शेड्यूल है। बात करें आर्टिकल्स की, तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर प्रेजेंट में 448 आर्टिकल्स हैं, ये भी याद रखिएगा, भूलना मत इन चीजों को, ठीक है। अब जैसा कि मैंने आपको बताया कोऑपरेटिव सोसाइटीज, तो कोऑपरेटिव सोसाइटीज क्या होती हैं कि मान लीजिए कुछ ग्रुप ऑफ पीपल यानी कि इंडिविजुअल्स एक जगह आए, उनको लगा कि हमें कोई काम करना चाहिए जो जो नेशन के वेलफेयर में या फिर पीपल के वेलफेयर में, यानी कि जो इंसान है उनको सहायता करें, या फिर जो एक नीचे तबके के लोग हैं, जो गरीब हैं, उनको थोड़ी हेल्प पहुंचाएं, सबको कारोबार मिले, सबको अच्छा काम मिले, कमा सकें, उस चीज को मिलके जो ग्रुप बनाया जाता है उसे कोऑपरेटिव सोसाइटी बोलते हैं। अच्छे से याद रखिएगा, इस चीज को बिल्कुल मत भूलना। आपको देखिए और डिटेल में बताता हूं, जैसा कि मैंने आपको बता दिया अभी, आर्टिकल 43B पार्ट 4 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट 4 के अंदर आता है। ये क्या करता है?
जैसा मैंने अभी आपको बताया, स्टेट का काम है टू एंडेवर प्रमोट वॉलंटरी फॉर्मेशन ऑफ ऑटोमेटिक फंक्शनिंग डेमोक्रेटिक कंट्रोल होना चाहिए जो कोऑपरेटिव सोसाइटी बनेगी उसका, ठीक है। प्रोफेशन मैनेजमेंट सारी चीजें वही लिखी है। और ये कब हुआ? 97th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ था 2011 में, उसके थ्रू इसको लीगल स्टेटस दे दिया गया था कोऑपरेटिव सोसाइटी यानी कि सहकारी समिति को, भूलना मत बिल्कुल भी। जैसा मैंने बताया, इट मेड अ राइट टू फॉर्म एक फंडामेंटल राइट। अगर किसी को कोऑपरेटिव सोसाइटी बनानी है यानी कि सहकारी समिति बनानी है तो उसका फंडामेंटल राइट है भाई, स्टेट उनको रोक नहीं सकता है, अच्छे से याद रखिएगा। बात करें इसका तो न्यू डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी जो कि हमारा पार्ट 4 बात करता है, वही उस चीज के बारे में बताया गया है। अब कोऑपरेटिव सोसाइटी आप कहोगे अभी भी समझ नहीं आया होता क्या है, तो देखिए मैं एग्जांपल देता हूं आपको एक। मान जैसे आपने सुना होगा नाम अमूल का, अमूल का नाम तो सुना होगा ना, अमूल की आइसक्रीम खाते हो, अमूल की दही खाते हो, एक आपने अमूल का नाम सुना होगा। एक आपने नाम सुना होगा लिज्जत पापड़ का, अगर नहीं सुना है तो सर्च करना एक बार यूट्यूब पे। एक आपने सुना होगा लिज्जत पापड़। तो अमूल जो है, जो आप अमूल आज देखते हो जो ऐसा ब्रांड बन के आया, अमूल एक कोऑपरेटिव सोसाइटी यानी कुछ लोगों ने मिलकर स्टार्ट करा था, तो वो अमूल आज आप देखते हो। लिज्जत पापड़ इसको बोलते हैं सहकारी महिला उद्योग करके ऐसे है। तो ये मुंबई में सिचुएटेड है, 7 गुजराती वुमेन्स ने स्टार्ट करा था और आज करोड़ों रुपए की एक कंपनी बन के सामने आई यानी कि कोऑपरेटिव सोसाइटी। एक आपने नाम सुना होगा इफ्को का, IFFCO, इसको भी मत भूलना, इंडियन फार्मर फर्टिलाइजेशन कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन, ये भी एक क्या है आपकी सहकारी समिति ही थी, इसको भी याद रखिएगा, बिल्कुल मत भूलना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सेम आप हिंदी में देख सकते हो, आपको जो भी इंफॉर्मेशन दी गई है पूरी मिल जाएगी और PDF भी आप इसकी ले सकते हो। कहां से? हमारे ऐप से, ऐप डाउनलोड करिए, अपना रजिस्ट्रेशन कीजिए फ्री ऑफ कॉस्ट और वहां से आप इसको ले सकते हो। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है भाई, हु अमंग द फॉलोइंग इज द बेस्ट नोन फॉर हिज प्ले ययातियन तुगलक, यानी कि जो नाटक है ययाति तुगलक वो किसका है, किसके द्वारा है, वो किस और वो कौन फेमस है इसके लिए? तो इसका राइट आंसर हमारा कौन होगा? बिजू खोटे? बिजू खोटे नहीं होंगे, इसका राइट आंसर हमारा होगा ग्रीस कर्नाड। ग्रीस कर्नाड जी इसके लिए फेमस है। अब देखिए बात करें इनके बारे में, देखिए ग्रीस कर्नाड जी के बारे में, यहाँ हमें रेड पेन लेंगे तो देखिए ये क्या है, इनको 1998 में ज्ञानपीठ अवार्ड मिल चुका है जो कि साल में हर साल दिया जाता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा लिटरेचर के फील्ड में। लिटरेचर बोले तो साहित्य के फील्ड में जो इंसान बहुत अच्छा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम करते हैं उनको दिया जाता है, हर साल दिया जाता है, याद रखिएगा। बात करें इनको पद्मश्री मिल चुका है, इनको पद्म भूषण मिल चुका है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, भाई साहब 2 तो ये ले ही चुके हैं, बस पद्म भारत रत्न मतलब पद्म विभूषण का नंबर है और रहे तो भारत रत्न। जैसा कि आपको पता है हमारे यहाँ पे 4 अवार्ड होते हैं सिविलियन, सबसे पहले नंबर 1 पे आता है भारत रत्न, भाई साहब अगर वो मिल जाए तो क्या ही बात होगी। भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री, अच्छे से याद रखिएगा। और इनके बारे में बात करें तो आपने अक्सर एक इनको देखा होगा, फिल्मों में बहुत काम करते हैं। एक मूवी आई थी एक द टाइगर, फिर एक टाइगर जिंदा है, तो उसमें बहुत मेन कैरेक्टर प्ले किया था इन्होंने, ठीक है, अच्छे से याद रखिएगा इस चीज को भी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन बात कर रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी भारत में बैंकों द्वारा अपने ग्राहकों को प्रदान नहीं की जाती, कौन सी वो सुविधा है जो हम इंडियन बैंक्स अपने कस्टमर्स को प्रोवाइड नहीं करते हैं? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? अगर आपको बेसिक पता है तो आप इसको कर जाओगे, तो इसका राइट आंसर होगा आपका URL। अब आप कहोगे क्या, तो देखिए मैं आपको बता देता हूँ URL होता क्या है। देखिए URL का पहले तो मतलब होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, इसको मत याद, बिल्कुल मत भूल जाना, मत याद नहीं रखना, मत भूल जाना, ये कह रहा हूं। यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, जैसे कि देखिए क्या होता है, जब आप इंटरनेट पे कुछ भी सर्च करते हो तो उस वेब पेज का यानी जो पेज होता है उसका एक एड्रेस होता है, ये आप इतना समझ लीजिए। जब भी देखना है आप गूगल क्रोम चलाते हो फोन में या फिर लैपटॉप में, आपको दिख जाएगा लास्ट में URL लिख के आता है, तो URL का मतलब होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, अच्छे से याद रखिएगा इसको। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं आपकी ECS की, तो देखिए ECS का मतलब क्या होता है भाई साहब? ECS का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक्स हैंडराइटिंग दिख रही है ना आपको? हाँ दिख रही होगी। इलेक्ट्रॉनिक्स क्लियरिंग सिस्टम, इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम। सिस्टम से ये दूसरा सिस्टम मत समझ लेना जो यूट्यूब पे चल रहा है आजकल, वो वाला सिस्टम नहीं है ये। इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम, इसका मतलब क्या होता है? देखिए भाई साहब ये एक सुविधा है पैसा ट्रांसफर करने के लिए, हमारे तुम्हारे काम नहीं आएगी, बताता हूं कैसे। इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम एक सुविधा है जो RBI प्रोवाइड करता है जब आपको बहुत ज्यादा बल्क अमाउंट यानी कि बहुत ज्यादा अमाउंट पेमेंट करना हो और रिपीटेटिव अमाउंट में, आज कर दिया, 1 महीने बाद कर दिया, फिर रोज करना है, बहुत ज्यादा उस चीज में यूज होता है। जैसे कि आपको मान लीजिए कंपनी में किसी की सैलरी देनी है, किसी को इंटरेस्ट देना है,
पेंशंस देनी है गवर्नमेंट को या कंपनी को, और जो स्टॉक में यूज करते हैं तो उसके लिए ईसीएस का यूज होता है। अब भाई आप कहोगे फिर ये आरटीजीएस क्या होता है, तो देखिए मैं आपको आरटीजीएस समझाता हूं, यहां पे लिख देते हैं। आरटीजीएस का फुल फॉर्म होता है रियल टाइम, इसको बिल्कुल मत भूलना, रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट, ठीक है, रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट, इसका भी फुल फॉर्म याद रखिएगा। नेक्स्ट हमारा होता है नेफ्ट। नेफ्ट को बोलते हैं हम नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर, इसको भी मत भूलना, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। अब इन दोनों में फर्क क्या होता है, देखिए आरटीजीएस रियल जैसा कि सिंपल है, 24/7/365 यानी कि पूरे साल अवेलेबल होती है और आप तुरंत पैसा ट्रांसफर कर सकते हो, बट इसमें एक शर्त है, हम नहीं कर पाएंगे। क्यों? मतलब कर सकते हो अगर आप पैसे वाले हो, तो इसमें आपका जो मिनिमम अमाउंट ट्रांसफर होना चाहिए वो 2 लाख रुपए होना चाहिए। नेफ्ट में क्या होता है, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर, इसमें भी आप 365 24 आवर कर सकते हो, पर इसमें क्या होता है, इसमें आपको जो पैसा ट्रांसफर होता है वो भी बल्क अमाउंट में होता है, जैसा मैंने बताया मिनिमम 2 लाख। इसमें क्या होता है, अगर आपने एक बार पेमेंट कर दिया उसके कम से कम 30 मिनट बाद आप अगला पेमेंट कर पाओगे, 30 मिनट से पहले नहीं कर पाओगे, ये भी याद रखिएगा। अब ये सारी चीजें हो गई। अब एक और यहीं से याद रख लीजिए, एक और अगर मैंने वो नहीं बताया तो जाती हो जाएगी, आप कहोगे पेपर में आ गया कि सर ने बताया नहीं था। एक वो का होता है आईएमपीएस, इसको भी मत भूलना बिल्कुल। आईएमपीएस होता है इमीडिएट पेमेंट सिस्टम। इमीडिएट पेमेंट सिस्टम का मतलब वो होता है जो आप और मैं, हम नॉर्मल पीपल, मैंगो पीपल, आम आदमी यूज करते हैं। इसका मतलब होता है आप इमीडिएट पैसा ट्रांसफर करते हो वन अकाउंट से अनदर अकाउंट, यानी कि एक से दूसरे अकाउंट में, बाय एटीएम, बाय बैंक और बाय कैसे भी आप कर सकते हो जैसे आप करते हो। इन बेसिक चीजों को याद रखिएगा। अब देखिए एक ये आ गया, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था यूआरएल। अब आपको इंटरनेट से रिलेटेड एक दुख और पूछा जा सकता है, आपसे पूछा जा सकता है एचटीटीपी क्या होता है, आपसे पूछा जा सकता है एचटीएमएल क्या होता है, तो इन चीजों को भी याद रखो। मैं आपको फुल फॉर्म बता देता हूँ। एचटीटीपी होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। इंटरनेट के टर्म है, कभी आप कहोगे तो इंटरनेट के ऊपर जो टर्म होते हैं उनके लिए अलग से वीडियो बना देंगे, आप अच्छे से समझ पाओगे। एचटीएमएल क्या होता है, ये होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, इसको भी याद रखिएगा, लैंग्वेज का फंडा होता है इसके अंदर। आई होप कि आपको ये पूरा फंडा अच्छे से समझ आ गया होगा। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए भैया हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है द हाईएस्ट पीक ऑफ द अरुणाचल प्रदेश स्टेट इज, बताइए क्या होगी सारे के सारे क्वेश्चंस को, कामेत, त्रिशूली, कांगतो या ननकन, बताइए क्या होगा। तो इसका राइट आंसर होगा आपका कांगतो। कांगतो जो है अरुणाचल प्रदेश की हाईएस्ट पीक है, इसको बिल्कुल मत भूल जाना। ये कहाँ पड़ेगी आपकी भाई साहब, अरुणाचल प्रदेश के अंदर पड़ेगी। बात करें कामेत, कामेत क्या है, तो भाई साहब देखिए कामेत पड़ती है आपकी गढ़वाल रीजन में, ये पड़ती है आपकी गढ़वाल रीजन के अंदर, भूल मत जाना इसको। गढ़वाल यूके, यूनाइटेड किंगडम मत कर देना। उत्तराखंड के अंदर सेकंड हाईएस्ट पीक है, गढ़वाल रीजन में पड़ती है। और उत्तराखंड की हाईएस्ट पीक कौन सी है, नंबर 1 की कौन सी है भाई साहब, तो नंबर 1 की आपकी है नंदा देवी, आपकी नंबर 1 है नंदा देवी जो सबसे हाईएस्ट पीक है। समझ गए भाइयों, अच्छे से याद रखिएगा। बात करें त्रिशूली की, तो भाई साहब त्रिशूली अगेन उत्तराखंड के अंदर पड़ती है। 3 माउंटेन्स को मिलाकर, मतलब 3 माउंटेन्स हैं उनको एक पीक बनती है, उसको त्रिशूली बोलते हैं। इसको ट्राइडेंट भी बोला जाता है, मतलब जो शिव जी का त्रिशूल है ना उसकी तरह भी। बात करें ननकन की भाई साहब, ननकुन, ननकन कुछ भी बोल लो, ननकुन कहाँ पड़ती है भाई साहब, ये जम्मू एंड कश्मीर के अंदर पड़ती है। जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख इनके बॉर्डर पे पड़ती है, भूल मत जाना बिल्कुल भी, बिल्कुल मत भूल जाना। जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख के बॉर्डर पे पड़ती है, दोनों के बीच में 4 किलोमीटर का डिफरेंस है, दोनों पीक्स अलग अलग हैं, अच्छे से समझ लेना इन दोनों को। पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हमारे। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द रिलेटेड टू ज्ञानपीठ अवार्ड, बताइए भाई साहब कितना है, मतलब ज्ञानपीठ अवार्ड जो है इसमें से किस फील्ड में दिया जाता है। तो इसका राइट आंसर हमारा होगा लिटरेचर, लिटरेचर होगा। अब भाई साहब जैसा कि मैंने अभी आपको बताया लिटरेचर में मिलता है ज्ञानपीठ अवार्ड, तो फिर एक्टिंग में क्या मिलता है, तो एक्टिंग में आपको मिलता है दादा साहेब फाल्के अवार्ड, इसको मत भूल जाना, दादा साहेब फाल्के अवार्ड, दादा साहेब फाल्के अवार्ड, फाल्के अवार्ड। और इनको फादर ऑफ इंडियन सिनेमा बोला जाता है, याद रखिएगा। और बात करें स्पोर्ट में तो खेल रत्न मिलता है, भूलना मत, मिनिस्ट्री ऑफ यूथ देती है हर साल। अब खेल रत्न को किस नाम से जाना जाता है ये आप मुझे बताओगे, चलिए मैं ही बता देता हूं, तो मेजर ध्यानचंद अवार्ड के नाम से भी इनको जाना जाता है। लिटरेचर के फील्ड में ज्ञानपीठ अवार्ड, जैसा कि मैंने बताया जो आपका कौन सा ज्ञानपीठ अवार्ड है 1961 में सबसे पहले दिया गया था।
1961 में स्टेब्लिश किया गया था कि भाई हाँ हम इसको दिया करेंगे। 65 में सबसे पहले दिया गया था, याद रखिएगा। 11 लाख से 17 लाख रुपए का कैश प्राइज मिलता है, एक साइटेशन मिलता है, मतलब एक पत्र मिलता है कि हाँ भाई आपको ये मिला है, और एक सरस्वती माँ यानी कि जो गॉडेस ऑफ लर्निंग या फिर एजुकेशन की जो देवी कही जाती है, उनकी एक स्टैचू मिलता है। ये सारी चीजें मिलती हैं, आपको अच्छे से याद रखना है, इनको बिल्कुल मत भूल जाना। सेम आप ये देख सकते हो, यहाँ पे पूरी इन्फॉर्मेशन आपको दी है। ज्ञानपीठ अवार्ड जैसे मैंने बताया ओल्डेस्ट लिटरेचर यानी कि जो लिखते हैं, किताबें वगैरह लिखते हैं, उनको मिलता है। और मिलता किसमें, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर 22 लैंग्वेज का मेंशन है, यानी कि ऑफिशियल लैंग्वेज है, उसमें से किसी भी लैंग्वेज में मिल सकता है आपको, कोई सी भी लैंग्वेज हो आपकी, डजंट मैटर। कैश अवार्ड 11-17 लाख मैंने बता दिया। और आपको ब्रेंज रेप्लिका मिलती है किसकी, वाग्देवी। वाग्देवी किसको, सरस्वती माँ को बोला जाता है, गॉडेस ऑफ लर्निंग। अब बात करें 2022 में, भाई साहब 2022 में दामोदर मोजो को मिला है, जो कोंकणी लैंग्वेज से आते हैं, इनको मिला है, याद रखिएगा, दामोदर मोजो जी को मिला है, भूलना मत बिल्कुल भी। नेक्स्ट हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सेम आप जो भी इंफॉर्मेशन है हिंदी में भी गैदर कर सकते हो। बढ़ते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। विच न्यूज़पेपर एडिटेड बाय द बाल गंगाधर तिलक वाज वन ऑफ द स्ट्रॉन्गर क्रिटिक्स ऑफ द ब्रिटिश रूल, यानी कि जो ब्रिटिश रूल था उसके अंदर बाल गंगाधर तिलक का एक न्यूज़पेपर था जो बहुत ही क्रिटिसाइज करता था किसको, ब्रिटिशर्स को। उसका नाम क्या था, तो देखिए उसका नाम क्या था, उसका नाम था आपका केसरी, याद रखिएगा। बाकी चीजों के बारे में बात करें, ये क्या है भाई साहब आपका अमृत बाजार पत्रिका। तो देखिए अमृत बाजार पत्रिका एक बंगाली न्यूज़पेपर था जो 1991 में स्टार्ट हुआ था, बिल्कुल मत भूलना इसको। फिर बाद में ये इंग्लिश में भी आने लगा था, कोलकाता से इसको रिलीज किया जाता था, बिल्कुल मत भूलना। बात करें द ट्रिब्यून की, तो भाई साहब द ट्रिब्यून आपका 1881 में स्टार्ट हुआ था। कहां से स्टार्ट हुआ था, ये आपका लाहौर से स्टार्ट हुआ था। और किसने स्टार्ट किया था भाई साहब, तो ये दयाल सिंह। दयाल सिंह एक इंडियन बैंकर मर्चेंट थे, उन्होंने स्टार्ट किया था, बिल्कुल मत भूलना इस चीज को, दयाल सिंह ने स्टार्ट किया था। अब भाई साहब बात करें द हिंदू, यानी कि द हिंदू यानी कि हिंदू रिलीजन नहीं है, जो यूपीएससी वाले यानी कि जो यूपीएससी एस्पिरेंट है उनका तो धर्म ही यही है, दिन आंख उनका जब जब भी होता है द हिंदू के साथ होता है। तो हिंदू कहाँ से स्टार्ट हुआ भाई साहब, ये चेन्नई से स्टार्ट हुआ था, बिल्कुल मत भूल जाना। आपको पता है द हिंदू जो न्यूज़पेपर है आज जो इतना फेमस हो चुका है, मतलब है उसका रीजन भी है फेमस होने का। इनिशियली वीकली आता था ये, मतलब हफ्ते में एक बार आता था, अच्छे से याद रखिएगा। नेक्स्ट बात करें तो बाल गंगाधर तिलक जी का सिर्फ एक न्यूज़पेपर नहीं था, जो केसरी था ये मराठी लैंग्वेज में आता था, और एक इनका न्यूज़पेपर था महारता, वो इंग्लिश में आता था, अच्छे से याद रखिएगा। बाल गंगाधर तिलक कौन थे, एक मैथ के टीचर थे, ये भी याद रखिएगा। ये आप यहाँ पे इंफॉर्मेशन देख सकते हो जो मैंने आपको बताई है। बाल गंगाधर 23 जुलाई 1856 में इनका जन्म हुआ था, 1 अगस्त 1920 में इनकी मृत्यु हो गई थी। और ये किसके सपोर्टर थे, ये फुल सपोर्टर थे कि हमें सेल्फ रूल यानी कि ब्रिटिश गवर्नमेंट के, हम बेशक वो थे कि ब्रिटिश के अंदर थे लेकिन हमें खुद का रूल चाहिए, यानी कि हम भारतीय ही हम पर भारतीयों पर राज करेंगे, तुम नहीं करोगे गोले, ठीक है, ये याद रखिएगा। सेम वही बात है। और इनका एक मराठी कोट था कि स्वराज इज माई बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट, यानी कि जो स्वराज है यानी कि जो पूर्ण स्वराज है, हम खुद पर खुद की सरकार चलाएं, खुद का देश चलाएं, ये हमारा राइट है और हम ये लेकर रहेंगे, बिल्कुल मत भूलना। जैसा मैंने बताया कि इनको लोकमान्य के नाम से भी जाना जाता था। और जो एक ट्रायो का था यानी कि जो 3 लोग बहुत चलता था, ये उसका पार्ट थे, कौन, पाल वाल लाल, अच्छे से याद रखिएगा इस चीज को भी। जैसा मैंने बताया महारता इंग्लिश न्यूज़पेपर था, और जो केसरी था वो मराठी न्यूज़पेपर था, इसको भी मत भूलना। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ये कह रहा है भाई साहब उड़ीसा के गजपति साम्राज्य की स्थापना निम्नलिखित में से किस वर्ष में हुई थी, बताइए भाई साहब। ये तो एक स्टैटिक क्वेश्चन हो गया, अगर आपको आता है तो आता है, अदरवाइज तो नहीं आता। तो इसके लिए याद रखिएगा, इसका राइट आंसर आपका होगा 1435 में स्टार्ट हुई थी उड़ीसा के अंदर गजपत एम्पायर की, अच्छे से याद रखिएगा इस चीज को। पढ़ते हैं नेक्स्ट, हम पहले इसके बारे में बात कर लेते हैं। गजपत एम्पायर डायनेस्टी, जैसा मैंने बताया एम्परर कपिलेंद्र, आपने कौन है, कपिलेंद्र देवा ने स्टार्ट किया था गजपत एम्पायर। 1434 से लेकर 1541 तक अपना क्या रेन था इसका, यानी कि ये बोलते हैं शासन था इसका, अच्छे से याद रखिएगा। और जब ये अपने पीक पर थे ना, तो भाई साहब ये जब अपने पीक पर था ना, तो आंध्र प्रदेश से लेके जो वेस्ट बंगाल का रीजन है वहां तक राज करते थे। और जो वैष्णविज्म जो सेक्ट था, यानी कि इसके अंदर क्या होता है, ये विष्णु भगवान की पूजा ज्यादा करते थे, उसको बहुत पैट्रोनाइज किया, बहुत ज्यादा फैलाया, और बहुत सारे ऐसे टेम्पल्स बनाए जो लॉर्ड विष्णु यानी कि भगवान विष्णु को समर्पित किए, अच्छे से याद रखिएगा इस चीज को भी। नेक्स्ट हमारे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये जो अम्फन नाम है इनमें से किसका है, बताइए भाई साहब, जो अम्फन नाम है इनमें से किसका है, बताइए। तो जो अम्फन नाम है वो किसका है, वो एक टाइफून का नाम है, टाइफून का मत कर देना, वो साइक्लोन का नाम है, मैंने जानबूझ के आपको गलत किया था यहाँ पे। क्यों, क्योंकि टाइफून अलग होता है, साइक्लोन अलग होता है, हरिकेन अलग होता है, तीनों चीजें होती एक ही हैं लेकिन अलग अलग रीजन में अलग अलग नाम से जाना जाता है। बात करते हैं
जो अम्फन साइकिल है वो 2020 में आया था उड़ीसा और वेस्ट बंगाल में, बहुत हाई लेवल का डिस्ट्रक्शन किया था, बहुत बर्बादी की थी इसने। ठीक है, याद रखिएगा। ये देखिए यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ, ये रहा कब आया था, जैसे मैंने बताया उड़ीसा वेस्ट बंगाल में बहुत ज्यादा इसने बर्बादी करी थी, और वेस्ट बंगाल और जो बांग्लादेश का रीजन है वहां पे भी। अब जैसा मैंने आपसे कहा कि ये चीजें एक ही हैं लेकिन अलग अलग नाम से जाना जाता है। कैसे? जैसे कि देखिए मैंने बताया कि आपको ये दिख रहा है इंडियन ओशन का रीजन, ये देगा इंडियन ओशन का रीजन। यहाँ पे अपना पेन चेंज करता हूँ, मैं रेड पेन लेता हूँ। ये देखिए इंडियन ओशन का रीजन है। अगर यहाँ पे कोई भी ये साइक्लोन आता है तो इसको किस नाम से जाना जाएगा भाई साहब? इसको साइक्लोन के नाम से जाना जाएगा। अप्रैल से दिसंबर के मंथ में आता है। अब यही सेज पैसिफिक ओशन में आता है इधर, ये देखिए यहाँ पे, तो इसको किस नाम से जाना जाएगा? ये टाइफून के नाम से जाना जाएगा। अच्छे से याद रखिएगा इसको, ठीक है? बिल्कुल, ये आपको दिख रहा होगा ट्रॉपिकल साइक्लोन। ट्रॉपिकल साइक्लोन, ट्रॉपिकल का मतलब पता है ना आपको? ट्रॉपिकल का मतलब होता है अर्थ का वो एरिया जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न यानी कि कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में जो एरिया आता है उसको ट्रॉपिकल रीजन बोलते हैं। ट्रॉपिकल रीजन इसलिए बोलते हैं, और ये होता है कि ये एरिया क्या है, हीटेड रहता है, यानी कि यहाँ पे धूप, सन की जो धूप है वो डायरेक्ट आती है, कंपेयर टू जो यूरोप वाला एरिया है वो किस में आएगा? वो टेम्परेट जोन में आएगा। वहां पे इतनी हीट नहीं रहती, वहां बर्फ ज्यादा पड़ती है, याद रखिएगा। अब सेम अगर यही यहाँ पे आ जाएगा इस वाले एरिया में, अटलांटिक ओशन के एरिया में, तो इसको हरिकेन के नाम से जाना जाएगा। यानी कि यूएस, कनाडा, मैक्सिको, इस वाले एरिया में, कनाडा से याद आ रहा है जो अभी जस्टिन ट्रूडो ने रास्ता फैलाया, अब उसको समेटते समेटते परेशान हो चुका है, लेकिन उसको समेट नहीं पा रहा है। तो ये भी याद रखिएगा अच्छे से। हरिकेन कहाँ बोला जाता है? हरिकेन यूएसए कनाडा वाले एरिया में, यानी कि जो नॉर्थ अटलांटिक ओशन में जो भी आएगा उसको हरिकेन, इंडियन ओशन में जो आएगा उसको ट्रॉपिकल क्या बोलेंगे? साइक्लोन, और इधर वाले एरिया में जो आएगा भाई साहब पैसिफिक ओशन के इधर में वेस्ट में, इसको बोलेंगे टाइफून। ये भी अच्छे से याद रखिएगा, अलग अलग नाम से जाना जाता है। बस बात करते हैं द हुंडरू फॉल आर फॉर्म्ड बाय द रिवर, यानी कि जो हुंडरू फॉल है वो किस रिवर के द्वारा बनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? उम्मत या सांगपो? इसका राइट आंसर होगा आपका स्वर्णलेखा। स्वर्णलेखा रिवर के द्वारा बनाया जाता है, जो कि कहां पड़ता है? झारखंड में पड़ता है। अब आगे अगर हम बात करें स्वर्णलेख, ये हमारी उमंगोट लेक या उमनगोट लेक जो भी है, ये कहां पड़ती है आपकी? तो भाई साहब ये मेघालय में पड़ती है। अच्छे से याद रखिएगा इसको, ये आपकी मेघालय के अंदर आती है रिवर, भूल मत जाना इसको, मेघालय के अंदर पड़ती है। और इसको एक और नाम से जाना जाता है मेघालय के अंदर इसको द्वाकी के नाम से भी जाना जाता है, भूलना मत बिल्कुल भी। किस नाम से? द्वाकी के नाम से भी जाना जाता है। बात करें अगर सांगपो की, तो देखिए पहले बात करते हैं सांगपो। तो देखिए सांगपो भाई साहब किसका नाम है बताइए? सांगपो जो है ब्रह्मपुत्र का नाम है। अब बात करें सांगपो का ओरिजिन कहाँ होता है, तो देखिए सांगपो तिब्बत से ओरिजिनेट होती है, और यहाँ पे इसको किस नाम से जाना जाता है? इसको सांगपो के नाम से जाना जाता है। अच्छे से याद रखिएगा, सांगपो यहाँ पे। अब इसमें और भी बात कर लेते हैं। अब जब ये कहाँ पे आती है, जब इंडिया में एंटर करती है, कहाँ पे? अरुणाचल प्रदेश के अंदर, अरुणाचल प्रदेश के अंदर, याद रखिएगा अरुणाचल प्रदेश। यहाँ इसको किस नाम से जाना जाता है? इसको दिहांग के नाम से जाना जाता है, बिल्कुल मत भूलना, अच्छे से याद रखिएगा। दिहांग कहीं कहीं पे आपको सियांग भी मिल जाएगा, तो वहां से भी कंफ्यूज मत हो जाना, कहीं आपको सियांग मिलेगा। लेकिन जब यही रिवर कहाँ जाती है? हमारे वेस्ट बंगाल में जाती है। एक हमारा वेस्ट बंगाल या फिर आप बांग्लादेश, मतलब मेन चीज है बंगाली लैंग्वेज। बंगाली लैंग्वेज में किस नाम से जाना जाता है? तो बंगाली में इसको जमुना के नाम से जाना जाता है। ये भी याद रखिएगा, किस नाम से जाना जाता है? जमुना के नाम से जाना जाता है। चलो भाई इसकी तो बात हो गई। अब नेक्स्ट अगर अपने ऑप्शन की बात करें, कौन सा हमारा? तो हमारा है तीस्ता। भाई साहब तीस्ता निकलती है सिक्किम से, बिल्कुल मत भूलना इसको, सिक्किम से निकलती है, अच्छे से याद रखना। सिक्किम से निकलती है, वेस्ट बंगाल और फिर बांग्लादेश में जाके जमुना यानी कि ब्रह्मपुत्र में मिल जाती है, फिर बे ऑफ बंगाल में समाप्त हो जाती है। अच्छे से याद रखिएगा, समझ आ गया होगा आपको। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई साहब? देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये देखिए पहले इसके बारे में डिस्कस कर लें। हुंडरू फॉल जैसे मैंने बताया रांची के अंदर पड़ता है, अच्छे से याद रखिएगा, स्वर्णलेखा रिवर के अंदर, 320 फुट इसकी हाइट है। क्या खूबसूरत नज़ारा है, ये उसी फॉल का फोटो है, अगर कभी टाइम मिले तो जाना। और बढ़ते हैं आगे फिर हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए हमारा लास्ट क्वेश्चन है, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है कि राजा टोडरमल वॉज द रेवेन्यू मिनिस्टर ड्यूरिंग द रेन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग मुगल एम्पायर? जो एम्परर थे, मुगल एम्परर, उसमें राजा टोडरमल किसके अंदर कौन थे? हमारे रेवेन्यू मिनिस्टर थे। तो उसका राइट आंसर हमारा क्या? अकबर। अच्छे से याद रखिएगा। अब बात करते हैं इसके बारे में, राजा टोडरमल जी के बारे में। तो देखिए राजा टोडरमल जी जैसा मैंने कहा फाइनेंस मिनिस्टर थे, लेकिन लोकल भाषा में किस नाम से आता है? दीवान ए अशरफ। याद रखिएगा, दीवान ए अशरफ मतलब फाइनेंस मिनिस्टर मुगल एम्पायर के अंदर, जैसा मैंने आपको सेम बताया अकबर के टाइम पे। आगे बात करते हैं,
और कौन थे? वकील उस सल्तनत, वकील उल सल्तनत, भूल मत जाना बिल्कुल, क्या हो गया? काउंसलर ऑफ द एम्पायर, पूरे एम्पायर के काउंसलर हो गए, इस नाम से जाना जाता था। मैंने जैसे कहा प्रीमियर नोबल थे, नोबल मतलब एक हाई क्लास, हाई क्लास मतलब एक ऊंची लाइफ है, जैसे आज के टाइम पे आप कह सकते हो एक आईएएस जो होते हैं, मतलब डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, वो एक क्या हो गए? नोबल हो गए। तो एक नोबल थे उस टाइम के, समझ लो उस टाइम के आईएएस समझ लो इनको, सीधा सिंपल। और क्या था? ये मनसबदार था, इनके पास मनसबदार कितने का? 4000 का, बात वही हो गई। और अकबर का क्या थे? नौ नवरत्न थे, उनमें से ये एक थे। अब आप कहोगे ये मनसब क्या होता है, तो देखिए मैं आपको समझाता हूं मनसब क्या होता है। देखिए पहले लेते हैं पेन, यही समझाते हैं। देखिए मनसब क्या होता है? मनसब एक टाइटल होता है, मुगल एम्पायर के अंदर एक टाइटल हुआ करता था, एक आर्मी कमांडर, यानी कि जो प्रोविंसेस होते थे, यानी कि जैसे ये हो गए, जैसे राजा टोडरमल जी हो गए, इनको एक टाइटल दे दिया गया, एक रीजन दे दिया गया, और आर्मी कमांडर नियुक्त कर दिया वहां का, और इनसे कहा कि भाई साहब देखिए मनसब हो आप हमारे यहाँ 4000 के। तो मतलब क्या हुआ मनसबदार का कि ये क्या करेंगे, इनको या तो जो पैसा यानी कि जो सैलरी मिलती थी, यानी कि जो मुगल एम्पायर देता था, कैसे? या तो कैश देगा, या फिर ये रेवेन्यू कलेक्ट करेंगे। कहां से? इनको एक जमीन अलॉट कर दी जाती थी कि इससे आप अपना रेवेन्यू कलेक्ट करो, या तो वो कैश देगा, मेनली जमीन दे देते थे कि उससे कलेक्ट कर लो, और उस जमीन को जागीर के नाम से जाना जाता था, अच्छे से याद रखना। अब ये 4000 का चक्कर क्या है? 4000 का चक्कर ये है कि देखो भाई साहब, आप पे हम आपको ऑटोनोमस वो दे रहे हैं, मतलब पूरी स्वायत्ता दे रहे हैं, आप अपना राज चलाओ, सब कुछ करो अपने जो एरिया में हो, पर रहोगे मुगल एम्पायर के अंदर। अब जब हम इतना दे रहे हैं, आपकी सोवरेनिटी को हाथ नहीं लगा रहे, हम संप्रभुता को हाथ नहीं लगा रहे हैं, तो कुछ तो हमें रिटर्न में देना पड़ेगा। हम आपको टाइटल दे रहे हैं, लेकिन जब हमें जरूरत होगी, जब हम युद्ध लड़ने जाएंगे और हमें नीड होगी, तो आपको आना पड़ेगा, आपका दायित्व तो बनता है, क्योंकि हमने आपको मनसब दिया है। तो मान लो 4000 का मनसब इनको दे दिया था। अब मनसब के अंदर होता क्या था? मान लो जैसे किसी को 5000 का मनसब मिला हुआ है, मान लो 5000 का मनसब मिला है, तो इसके अंदर पता क्या होगा? इसके अंदर भाई साहब ये मैंडेटरी है, जब मुगल एम्पायर का फरमान आएगा, मुगल एम्पायर के राजा का, एम्परर का फरमान आएगा, तो अगर 5000 का मनसब आपको मिला है, एग्जाम्पल के तौर पे बता रहा हूं, तो उनको क्या है? 340 हॉर्स, 340 हॉर्स यानी कि घोड़े, 340 घोड़े भेजने पड़ेंगे, 100 हाथी भेजने पड़ेंगे, 100 क्या भेजने पड़ेंगे? आपके एलिफेंट भेजने पड़ेंगे। ये सारी चीजें मेंटेन करनी पड़ती थी, आपको भेजनी ही पड़ेंगी। ये होता था मनसब। अच्छे से समझ आ गया होगा आपको। और देखिए ये था हमारी वीडियो का अंत। और आपको अगर वीडियो अच्छा लगा, और आपको जो हमने जो ये आपको पूरा पोस्टमार्टम करके दिया है अच्छा लगा है, तो प्लीज नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। और आपका जो भी फीडबैक है वो हमें नीचे कमेंट सेक्शन में आप दे सकते हो। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।